अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन स्टडी कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। क्योंकि आर्टरीज की वॉल जो है वो इलास्टिक होती हैं और ब्लड फ्लो करता है तो उस पर प्रेशर जनरेट होता है। और ब्लड प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जनरेट होता है। जब सिस्टोल होता है तो तब ब्लड प्रेशर हाई होता है, डायस्टोल के दौरान ब्लड प्रेशर लो होता है और ये ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज में पल्स जनरेट करता है। डायस्टोल के दौरान प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता और वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है। और सिस्टोल के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर दोबारा हाई होता है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 मिलीमीटर मरकरी होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल 75 टू 85 मिलीमीटर मरकरी होता है। इसको हम ब्लड प्रेशर को एक मशीन से मेजर करते हैं। आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ होती हैं उसको मेजर करने के लिए। ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है एओर्टा के अंदर, क्योंकि वो हार्ट के क्लोज होती है, उसके साथ अटैच होती है डायरेक्टली। और देन ग्रेजुअली ये आर्टरीज में रिड्यूस होता रहता है, जिस जिस तरह आर्टरीज का साइज जो है वो रिड्यूस होता रहता है। और फाइनली कैपलरीज में जाके ये ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाता है और वेन्स के अंदर दोबारा जो है ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेसल्स। ये ब्लड फ्लो जो है अराउंड 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकंड आर्टरीज के अंदर होता है ब्लड का फ्लो, और 1 मिलीमीटर पर सेकंड कैपलरीज के अंदर। कैपलरीज के अंदर ब्लड का फ्लो कम होता है और ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। इसी तरह वेन्स के अंदर दोबारा से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है और ये 150 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक आ जाता है। ये जो चेंजेस हैं ब्लड फ्लो में, ये ब्लड वेसल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज होने की वजह से होता है, उसके बोर का साइज चेंज होने की वजह से ये ब्लड फ्लो में और प्रेशर में चेंजेस आते हैं। ब्लड फ्लो जो वेन्स में है उसको असिस्ट किया जाता है बाय ब्रीथिंग मूवमेंट्स, यानी बेसिकली ब्रीथिंग मूवमेंट्स हो या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो या लोअर लेग्स के मसल्स हो, ये ये मिल के लोअर लेग के मसल, एब्डोमिनल मसल्स और ब्रीथिंग मसल्स जो है मिल के वेन्स को असिस्ट करते हैं कि वो वापस ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल की तरफ लेके आए थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। साथ ही साथ वेन्स के अंदर जो है वो वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो उसका ब्लड बैकवर्ड फ्लो को अवॉइड करते हैं। अब हम चेंजेस इन ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं। सर्टेन कंडीशंस में ब्लड वेसल्स में चेंजेस आते हैं और दो तरह के कॉमन चेंजेस हैं जो कि ब्लड वेसल्स में आते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक डीजनरेटिव आर्टीरियल चेंज है जिसमें आर्टरीज की वॉल जो है वो हार्ड हो जाती हैं क्योंकि उनमें इलास्टिक टिश्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और फिनोमिना है जिसको एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के साथ साथ, यानी ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग के साथ, आर्टरीज की हार्डनिंग के साथ साथ एथिरोमा फॉर्मेशन भी होती है। और एथिरोमा जो है वो हार्ड येलो लिपॉइड मटेरियल होता है जो कि प्लाक भी कहलाता है। और ये येलो प्लाक जो है वेसल्स की इनर एंडोथेलियम में डिपॉजिट हो जाता है और उसके बोर को रिड्यूस कर देता है, उसके डायमीटर को कम कर देता है, इनर डायमीटर को, उसका बोर कम हो जाता है और ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। और यूजुअली हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइपरटेंशन जो है वो कंडीशन है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर मरकरी होता है और जो डायस्टोलिक है वो 75 टू 85 होता है। जबकि हाइपरटेंशन तब होती है, सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन का फेज होता है जब 130 टू 140 ब्लड प्रेशर रहता है, इसे कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। जब 140 से ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर तो उस जिस पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम हो उसे हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हैं। हाइपरटेंशन साला साल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है और हार्ट को वीक करना शुरू करती है। हार्ट के वसल्स वीक होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ब्लड को फ्लो करने के लिए। हार्ट की एफिशिएंसी जो है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। जब हार्ट के मसल वीक पड़ना शुरू हो जाएंगे और फटीक का शिकार होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होते जाएंगे और साथ साथ कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर ग्रेजुअली डेवलप करता है, हार्ट के मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो सकती है। जब वो वीक होंगे तो उनको खुद भी ब्लड कम मिलेगा क्योंकि उनकी पंपिंग एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
अब हम लोग थ्रोम्बस फॉर्मेशन और हाइपरटेंशन का लिंक आपस में पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन की एक वजह थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी है। थ्रोम्बस कहते हैं ब्लड क्लॉट को या प्लग को। ये प्लग भी कहलाता है और ब्लड क्लॉट भी कहलाता है, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर डेवलप होता है। और ये भी बाजुका डिसलॉज हो जाता है और अपनी ओरिजिनल जगह जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से छोड़ के किसी और आर्टरी में जाके ब्लॉकेज कर सकता है, और वहाँ पे अगर ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पे ब्रेन हेमरेज कर सकता है, अगर हार्ट में जाएगा तो वहाँ पे हार्ट अटैक करवा सकता है, सडन हार्ट अटैक। थ्रोम्बोसिस जो है, इसको जब ये एम्बोलाई में कन्वर्ट होता है तो इसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का जो फिनोमिना है, ये बड़ी कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, क्योंकि वेस्टर्न पीपल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वजह से उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है और वो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैटी फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। ये आप देख रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता प्लग डेवलप हो रहा है जो कि आर्ट ब्लड वेसल को जो है उसके बोर को नैरो करता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट नॉर्मल से प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो, थ्रोम्बस फॉर्मेशन वैसे यूजुअली वेन्स के अंदर होती है, और वेन्स के वॉल्स में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, अगर पेशेंट जो है बेड रिडन हो या बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो और वो अपनी लेग्स का ज़्यादा यूज़ ना करे, बेड रिडन रहे, तो उससे ब्लड का फ्लो जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और प्रॉपरली वेन्स जो है वो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ नहीं ला पाती हैं, और ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से उसमें क्लॉटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, और वॉल्स के पास जो है थ्रोम्बस या क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर वो डिसलॉज होके एम्बोलाई में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एम्बोलाई किसी भी बॉडी के ऑर्गन में जाके डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। ये आपको थ्रोम्बस नज़र आ रहा है ब्लड वेसल के अंदर, जहाँ पे ये थ्रोम्बस बनेगा उससे आगे की ब्लड सप्लाई जो है वो कट जाती है, और अगला टिश्यू जो है उसको ब्लड नहीं मिल पाता और वो डेथ होना शुरू हो जाती है उस टिश्यू की। थ्रोम्बस बनने की वजह में से एक वजह इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल है। इरिटेशन होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो इफेक्ट होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी ब्लड फ्लो की, और इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी जो इनर एंडोथेलियम है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, वो रफ हो जाती है और क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ब्लड फ्लो जो है वो लॉन्ग पीरियड से डिक्रीज्ड है और इनएक्टिविटी की वजह से, तो तब भी क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेग्स की जो डीप वेन्स है उसमें जो है वो इनएक्टिविटी की वजह से क्लॉट या थ्रोम्बस बन जाता है। इसी तरह अगर नमूनिया या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एम्फीसीमा में भी। एम्फीसीमा के पीछे जो वजह है वो स्मोकिंग है, और स्मोकिंग वैसे भी ब्लड को थिक करती है, और क्लॉटिंग एबिलिटी जो ब्लड की है वो इंक्रीज हो जाती है, और थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जितने भी हम स्ट्रोक के पेशेंट देखते हैं, फालिज के मरीज देखते हैं, उनकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री पीछे ज़्यादातर 90% जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। हार्ट अटैक को हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्ट अटैक को मेडिकल में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब है कि हार्ट टिश्यू की, यानी हार्ट की जो मस्कुलर लेयर है मायोकार्डियम, उसमें सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि करोनरी आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता। सर्टन कोई थ्रोम्बस या एम्बोलाई वहाँ पे आके स्टक कर सकता है, और जो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता उससे नेक्रोसिस हो जाता है हार्ट के टिश्यू का, और डेथ हो जाती है, हार्ट के टिश्यू की भी और इंडिविजुअल की भी। हार्ट अटैक जो है वो अरिदमियाज की वजह से भी होता है। अरिदमिया का मतलब है कि हार्ट को खुद से प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, या उसके जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। अगर ये अरिदमियाज एट्रिया में के एट्रिया को इफेक्ट करेंगे, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में एरिदमिया होगा, तो फिर सर्वाइवल के चांसेस फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है, मेडिकेशन से काम चल जाता है। मगर अगर वेंट्रिकल में एरिदमियाज आ जाए, यानी रिदम उसका डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे कहते हैं फिब्रिलेशन। उस कंडीशन में हार्ट अटैक होता है और फौरी पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता है। हार्ट अटैक को किस तरह आप अवॉइड कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग द स्मोकिंग, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके, फैटी फूड को अवॉइड करके, और नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करके, और वो चीज़ें लें जिनमें गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो, और बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को अवॉइड करें। इसी तरह एक प्रॉब्लम है ब्लड वेसल से रिलेटेड, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक जो है वो सेरिब्रल इंफ्रैक्शन है। सेरिब्रल का वर्ड ब्रेन के लिए यूज होते हैं, और इंफ्रैक्शन का मतलब डेथ, यानी इसमें ब्रेन के टिश्यू की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं।
अगर थ्रोम्बस की वजह से होगा तो इसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहेंगे। इस्कीमिया कहते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ब्लड डेफिशिएंसी, जहां पे थ्रोम्बस बनेगा उससे आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा और उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी ब्रेन में, तो ऐसे स्ट्रोक को कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। ये थ्रोम्बस की वजह से होता है। एक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, ब्लड बाहर आ जाता है वेसल से और आगे ब्लड जो है टिश्यूज को नहीं मिल पाता ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो वहां पे भी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और ब्लड जो है टिश्यू की डेथ हो जाती है, ब्रेन टिश्यू की डेथ होती है। तो इसे कहते हैं हैमरेज। हैमरेज जो है वो ज्यादा डेंजरस कंडीशन है एज कंपेयर टू इस्केमिक स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है वो एम्बोलाई और थ्रोम्बस की वजह से होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इससे टिश्यू ब्रेन टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। सिम्टम्स जो है स्ट्रोक के वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर में अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो और उसके ब्रेन टिश्यू की डेथ हो तो उससे बॉडी की लेफ्ट साइड इफेक्ट हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। अगर ये लेफ्ट साइड पे बनेगा, लेफ्ट हेमिस्फेयर में कहीं पे डैमेज कॉज करेगा तो राइट साइड जो है उसका पैरालिसिस हो सकता है। इसके बाद हम लोग हेमरेज को डिस्कस करते हैं। हेमरेज जो है यहाँ पे तो जर्नली हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम ब्रेन हेमरेज को डिस्कस करेंगे। हेमरेज कहते हैं ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से ब्लड वेसल्स जो है उनकी इलास्टिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं और वो फ्रेजाइल हो जाती हैं और वो रप्चर हो सकती हैं और बर्स्ट कर सकती हैं। जब ब्लड वेसल फटेगी तो ब्लड जो है वो लीक होगा और बाहर आके क्लॉट हो जाएगा और वो ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देगा। ब्रेन हेमरेज एक बहुत सीरियस कंडीशन है। नॉर्मली 95% केसेस की डेथ हो जाती है, 90 to 95% केसेस की डेथ हो जाती है। 5 to 6% लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं इसमें, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन है। सेकेंड्स और मिनटों से ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर मिनटों में इमरजेंसी एड मिल जाए तो पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, अगर ज़रा सा भी डिले हो जाए तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डैमेज पहुंचा है ब्लड वेसल को। इसके बनिस्बत जो इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें जो है एक बॉडी का पैरा पैरा एक साइड पैरालाइज हो जाती है और उसे कहते हैं हेमीप्लीजिया। उस केस में जो है 5 से 6 माह लगते हैं रिकवरी को। बास पेशेंट में 1 से 2 साल भी लगते हैं, बास पेशेंट में 2 से 3 माह में भी रिकवरी हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द अटैक। इससे बचने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और स्मोकिंग को अवॉइड करना है, फैटी फूड्स को अवॉइड करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना है, नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करना है, स्ट्रेस और टेंशन को अवॉइड करना है। ये हमारा टॉपिक एंड होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा